चलिए दोस्तों, चैप्टर 7 आज कवर करेंगे, क्लास 9 का अभ्यास क्वेश्चन। चलिए बिना टाइम गंवाए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, जीवों के वर्गीकरण से क्या लाभ है? तो एकदम सटीक उत्तर दोस्तों हम बताने जा रहे हैं, एकदम ध्यान से देखिएगा। उत्तर, जीवों के वर्गीकरण से निम्नलिखित लाभ है। वर्गीकरण से जीवों की विशाल संख्या को कुछ वर्गों में विभाजित किया जाता है ताकि उनका नामकरण तथा अध्ययन आसानी से किया जा सके। तो जीवों के वर्गीकरण का विशाल संख्या को आसानी से विभाजित किया जा सके, इसीलिए इसका नामकरण का अध्ययन किया गया। ख, इसके किसी विशिष्ट जीव की पहचान करने में सहायता मिलती है। तो दोस्तों, जीवों के वर्गीकरण में इससे किसी विशिष्ट जीव की पहचान करने में सहायता मिलती है। ग, जीवों के विविध समूहों के मध्य विकासवादी संबंध को वर्गीकरण के माध्यम से समझाया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 2, वर्गीकरण में पदानुक्रम निर्धारण के लिए 2 लक्षण में से आप किस लक्षण का चयन करेंगे? तो इसका सटीक उत्तर दोस्तों बताने जा रहे हैं, ध्यान से देखिएगा। तो इसका उत्तर, वर्गीकरण के पदानुक्रम निर्धारण के लिए 2 लक्षणों में से सबसे विशिष्ट लक्षणों का चयन करेंगे जो उन जीवों के मध्य मौलिक अंतर पैदा करते हैं। इसके आधार पर मुख्य विस्तृत समूह निर्धारित होता है। कम महत्वपूर्ण लक्षणों के आधार पर जीवों को क्रमागत किया गया है। तीसरा क्वेश्चन, जीवों के 5 जगत में वर्गीकरण के आधार की व्याख्या कीजिए। व्हिटेकर द्वारा संपूर्ण जीव समुदाय को 5 जगतों में वर्गीकृत किया गया है जो निम्नलिखित है। जीव समुदाय, इसका 5 वर्ग में वर्गीकृत किया गया है। पहला मोनेरा, दूसरा प्रोटिस्टा, तीसरा फंजाई, चौथा प्लांटी और 5वां एनिमेलिया। वे व्हिटेकर का 5 वर्गीकरण समूह है। विस्तार समझेंगे एक एक बार। मोनेरा, इस जगत के अंतर्गत प्रोकैरियोटी प्रकार के एक कोशिकीय जीव आते हैं। दोस्तों, व्हिटेकर एक बहुत ही महान साइंटिस्ट हैं। ये स्वपोषी और विषमपोषी दोनों तरह के होते हैं। उदाहरण जैसे एग्जाम्पल, जीवाणु, नीलहरित शैवाल इत्यादि। प्रोटिस्टा, इस जगत के अंतर्गत यूकैरियोटी प्रकार के एक कोशिकीय जीव आते हैं। ये स्वपोषी और विषमपोषी दोनों तरह के होते हैं। उदाहरण एग्जाम्पल, एक कोशिकीय शैवाल, प्लाज्मीडियम, अमीबा, यूग्लिना इत्यादि आते हैं। फंजाई, ये विषमपोषी यूकैरियोटी प्रकार के जीव होते हैं। ये जीव पोषण के लिए सड़े गले कार्बनिक पदार्थों पर निर्भर रहते हैं, इसलिए इन्हें मृतजीवी कहा जाता है। उदाहरण मशरूम, यीस्ट आदि। प्लांटी, इस जगत में सभी हरे पौधे को रखा गया है।
ये स्वपोषी होते हैं और प्रकाश संश्लेषण के लिए क्लोरोफिल का प्रयोग करते हैं। शरीर की कोशिकाएं यूकेरियोटी प्रकार की होती है। एनिमेलिया इस जगत में सभी जंतुओं को रखा गया है। ये विषमपोषी होते हैं जो पोषण के लिए, भोजन के लिए हरे पौधे एवं अन्य दूसरे जीवों पर निर्भर रहते हैं। का मिस्टेक हो गया टाइपिंग में दोस्तों। शरीर की कोशिकाएं यूकेरियोटी प्रकार की होती हैं। ये 11वीं में भी दोस्तों चैप्टर मोस्ट इम्पोर्टेंट है, पूछा जाता है। चौथा क्वेश्चन, पादप जगत के प्रमुख वर्ग कौन है? इस वर्गीकरण का क्या आधार है? तो चलिए दोस्तों इसका सटीक उत्तर देने की कोशिश कर रहे हैं, ध्यान से देखिएगा। उत्तर, पादप जगत के प्रमुख वर्ग निम्नलिखित हैं। थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म। पादप जगत के वर्गीकरण के निम्नलिखित आधार हैं। का पादप शरीर के भागों का विकास एवं विभेदन। जल एवं अन्य पदार्थों को संवहन करने वाले विशिष्ट ऊतकों की उपस्थिति। पौधे में बीज धारण की क्षमता। बीज फल के अंदर विकसित हैं अथवा नहीं। चलिए दोस्तों अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पांचवा, जंतुओं और पौधों के वर्गीकरण के आधारों में मूल अंतर क्या है? तो चलिए दोस्तों इसका सटीक उत्तर दे रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा और देखिएगा। उत्तर, जंतुओं और पौधों के वर्गीकरण के आधारों में निम्नलिखित मूल अंतर है। जंतु गति करते हैं परंतु पौधे स्थिर रहते हैं। जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति का अभाव होता है जबकि पादप कोशिका में कोशिका भित्ति उपस्थित होती है। चलिए दोस्तों हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर, जंतु कोशिका में क्लोरोफिल का अभाव होता है परंतु पादप कोशिका में क्लोरोफिल पाया जाता है। ये इसी क्वेश्चन का आंसर है दोस्तों। 1 पॉइंट और दे दिए हैं लेकर, 2 ही पॉइंट था। इसीलिए जंतु विषमपोषी और पौधे स्वपोषी होते हैं। जंतु एक निश्चित आयु तक वृद्धि करते हैं जबकि पौधे जीवन पर्याप्त वृद्धि करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 6, वर्टिब्रेटा अर्थात कशेरुकी प्राणी को विभिन्न वर्गों में बांटने के आधार की व्याख्या कीजिए। उत्तर, वर्टिब्रेटा कशेरुकी प्राणी में मेरुदंड एवं अंतःकंकाल पाया जाता है। इन जंतुओं के वर्गीकरण का निम्नलिखित मुख्य आधार है ना?
ये त्वचा पर श्लेष्मा ग्रंथि, श्वेत ग्रंथियां, तेल ग्रंथियां, दूध ग्रंथियां आदि की उपस्थिति होती है। बाह्य आवरण शल्क, हनी प्लेट्स, पंख या बाल से बना होना। अंतःकंकाल उपस्थित या अस्थित में बना होना। श्वसन कलोम त्वचा या फेफड़ों द्वारा होना। हृदय में कक्षों की संख्या। अग्रपादों का पंखों में रूपांतरण। असमतापी या समतापी। 5 नंबर में पूछेगा दोस्तों, ये 3 नंबर में पूछ सकता है। अंडपरजनक या जरायुज जंतु। अंडे जल में या जल से बाहर देना। अंडे कवच रहित या कवच युक्त होना। वयस्क या भ्रूण अवस्था में देहगुना का पाया जाना। अच्छा लगे तो दोस्तों चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।